महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात हिंदी काव्य साहित्य के अनमोल रत्न हैं। उनका खंड काव्य कर्ण भारतीय साहित्य का सबसे अनमोल गहना है। उनकी रचनाएं काव्य कौशल पाठकों को केवल अंदर तक प्रभावित नहीं करता है बल्कि मुग्ध भी करता है। उनकी काव्य कल्पनाएं अत्यंत मोहक हैं। उन्होंने अपने विपुल काव्य में जो रस गंगा बहाई है वह चकित करने वाली है। उनकी कविता शक्ति ने हिंदी के सभी बड़े विद्वानों को प्रभावित किया और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। केदारनाथ मिश्र प्रभात का जन्म 11 सितंबर 1907 में बिहार के आरा जिले में हुआ। उच्च शिक्षा पटना में हुई। बिहार राज्य के पुलिस विभाग में उन्होंने सेवा की। इनके मुख्य गीत संग्रह हैं शुभ्रा, श्वेतनील, कलापिनी, कंपन, ऋतंभरा तथा बैठो मेरे पास। कैकेयी, तप्तगिरी, कर्ण इनके प्रबंध काव्य हैं। बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इन्होंने प्रचुर बाल साहित्य भी लिखा। 2 अप्रैल 1984 को उन्हें दैनिक जीवन से मुक्ति मिली। नमस्कार, अभी आप देख रहे थे महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात के ऊपर बनी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। वाकई केदार जी बहुत ही महान कवि थे। कई रचनाओं की उन्होंने श्रेष्ठता का पुरस्कार भी मिला था। उनकी रचनाएं जितनी उत्तर भारत में लोकप्रिय थी उतनी ही दक्षिण भारत में। उनकी एक पंक्ति है जो कर्ण में वो कहते हैं कि राजपाट की चाह नहीं है, चाह न अपयस पाऊँ, जिस पथ पर चलता हूँ उस पर आगे बढ़ता जाऊँ। एक कवि कर्ण के माध्यम से अपने बारे में यह कह रहा है। कोई कवि चाहता क्या है कि उसे अपयश न मिले, वह यश का ही प्रार्थी होता है, यश का ही आकांक्षी होता है। और किसी कवि को राजपाट की कभी चिंता नहीं होती। वो चाहता है कि जिस पथ पर वो आगे चल रहा है उस पर चलता रहे, निरंतर सृजनरत रहे, निरंतर लिखता रहे। तो प्रभात जी निरंतरता में विश्वास करते थे। उनकी कई रचनाएं इसीलिए आई, वो पुलिस सेवा में थे इसके बावजूद। अब हम उनके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी देखें उनके पुत्र की। पुत्र ने अपना संस्मरण विजय वासुदत्त ने सुनाया है। हम सबसे पहले उनको सुनते हैं, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विजय वसुदत्त है। मैं स्वर्गीय केदारनाथ मिश्र प्रभात का पुत्र हूँ। 11 सितंबर को बाबूजी का जन्म दिवस है। उन्हें मेरा शत शत प्रणाम। पूज्य पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ मिश्र प्रभात हिंदी के उन जाने माने साहित्यकारों में हैं जिन पर बिहार को अभिमान करना स्वाभाविक है। प्रभात जी की देन से छायावादी काव्य का श्रृंगार हुआ है और उनकी काव्योत्तर देन भी कम नहीं है। फिर भी मूलतः प्रभात जी कवि थे और यह कम विस्मय की बात नहीं है कि उनका सम्यक मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ। मेरे लिए यह गौरव की बात है कि मैं उनका पुत्र हूँ। जहाँ तक मुझे स्मरण है, पिताजी अपने कमरे में बैठकर साहित्य की सेवा में लीन एवं अपनी रचनाओं को मूर्त रूप देने में लीन रहा करते थे। दीन दुनिया से बेखबर, न खाने की चिंता न पीने की। स्वर्गीय प्रभात जी का पत्र होने के कारण मुझे यह गौरव प्राप्त है कि बड़े बड़े साहित्यकारों के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिताजी से मिलने उनके समकालीन कवि साहित्यकार प्रायः घर पर आया करते थे। दिनकर जी, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, आर.सी. प्रसाद सिंह जी। मुझे स्मरण है कि दिनकर जी जब भी घर पर आते तो वो माँ की हाथ की बनी चाय जरूर पीते, वो भी बिना चीनी वाली चाय। दिनकर जी पिताजी को अपना अग्रज मानते थे तथा दोनों में आत्मीयता इतनी थी कि एक दूसरे को तुम कहकर संबोधित किया करते थे। 1974 में पूज्य पिताजी पीएमसीएच में भर्ती थे। उसी वर्ष दिनकर जी का निधन हुआ था। आकाशवाणी से कुछ लोग दिनकर जी के प्रति प्रभात जी की श्रद्धांजलि रिकॉर्ड करने अस्पताल आए थे। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि पिताजी दिनकर जी के निधन का समाचार सुनकर फूट फूट कर रोए थे। ऐसी आत्मीयता थी दिनकर जी और पूज्य पिताजी के। मोहनलाल महतो वियोगी जी जब भी घर पर
आते पिताजी को हमेशा भैया कहकर संबोधित किया करते थे। पूज्य पिताजी जब भी कुछ लिखते पूज्य माँ को जरूर सुनाते, मानो माँ की सहमति ले रहे हों कि ठीक है या नहीं। तो अभी आपने देखा कि एक पुत्र की अपने पिता के प्रति क्या भावनाएं होती हैं। वो एक बहुत ही भाग्यशाली पुत्र होता है जिसके पिता इतनी ऊंचाई तक पहुँचे। वाकई कई बार हम यह भी सोचते हैं कि पिता भी भाग्यशाली होते हैं ऐसे पुत्रों को पाकर। तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं। भगवती जी भी हिंदी के जाने माने कवि, कथाकार और बाल साहित्यकार हैं। जैसा प्रभात जी ने भी अपनी कविताओं और कहानियों के साथ साथ बाल साहित्य की रचना की थी, तो सबसे पहले हम उनके संस्मरणों में खोएं, उनके बारे में बात करें। हम द्विवेदी जी से जानना चाहेंगे कि द्विवेदी जी पहली बार आप कब मिले थे प्रभात जी से? जी नमस्कार। महाकवि प्रभात को याद करते हुए जी आज मैं अंतर्मन से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रभात जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनसे मिलता था जी ऐसा लगता था जैसे बरसों पूर्व से उनसे मिलना जुलना होता रहा हो, और इतने आत्मीय ढंग से वो मिलते थे कि मिलने वाला खुद अभिभूत हो जाता था। तो मैं 78 के आसपास 78-79 में उनसे मिला था। वो रुग्णावस्था में थे, फिर भी काफ़ी देर तक उन्होंने बिठाया और साहित्य की चर्चाएं होती रहीं। एक बात उनकी आज भी मुझे याद है, पहली मुलाकात में ही जो बात उन्होंने कही थी कि बेटे, साहित्य में जो राजनीतिक वाद होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। हाँ, ये उनका सबसे अच्छा, ये महत्वपूर्ण था। क्योंकि जब मैं भी पहली बार उनसे मिला था तो मेरी आदत तो बिल्कुल अलग है। जैसे उनके बेटे बता रहे थे वो कमरे में, लेकिन मैं जब भी सुबह में जाता था तो बाहर बरामदे में, घर के बाहर बरामदा था उनका, बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे रहते थे जी, और जी। पास में कई अखबार और वो लिखने की सामग्री और ये सब चीज़ें रहती थी, और वो वहीं बैठे रहते थे और मैं अक्सर उनके पास बैठ जाता था। तो बैठने के बाद ढेर सारी बातें करते थे। उनकी स्मृतियों का भंडार बहुत बड़ा था, बहुत सारी बातें वो बताते थे, बहुत सारे अपने लिखे हुए के बारे में चर्चा करते, और उससे ज़्यादा वो मैं क्या लिख रहा हूँ इसके बारे में पूछते कि तुम क्या लिख रहे हो इन दोनों। जी जी। तो वो इतना महान रचनाकार जिसे हम महाकवि कहते हैं, और अगर आप एक बिल्कुल नवयुवक से पूछे कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम अपनी चीज़ें सुनाओ। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने एक बार मुझे अपनी कर्ण जैसे महाकाव्य जो बहुत चर्चित है जी, उसकी जी। प्रति दी, जी जी। तो कहा कि इसको लो और पढ़ लेना। अच्छा, मैं तब तक कर्ण से परिचित नहीं था। बाद में पता चला कि वो कितना महान काव्य है। बिल्कुल। क्योंकि एक बार जब मैं पढ़ रहा था मृत्युंजय, तो आश्चर्य मैं करने लगा कि मृत्युंजय में शिवाजी सामंत ने भूमिका में केदारनाथ मिश्र प्रभात का आभार स्वीकार करते हुए लिखा कि प्रभात जी का कर्ण ही वह रचना है जिससे जी, मैं जी। प्रभावित हुआ मृत्युंजय लिखने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है कि मैंने इसे कम से कम 100 बार पढ़ा, और हर बार ऐसा लगता था कि कर्ण मेरे सिरहाने आके कह रहा है कि आओ मुझ पर कुछ लिखो। वो बल्कि वो एक वाक्य और लिखते हैं कि वो खुद प्रश्न करते हैं कि आखिर एक मरे हुए कर्ण को लिखने की जरूरत या कुछ कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो शिवाजी सामंत कहते हैं कि जब जिंदा लोग, हाड़ मांस के पुतले जब मुर्दों की तरह व्यवहार करने लगे तो मरे हुए व्यक्ति को बोलना पड़ता है। यानी जो नई पीढ़ी अगर ठीक से काम न करे, जिसको करना चाहिए अपना काम, तो पुरानी पीढ़ी को सामने आना पड़ता है। और प्रभात जी का वह मुझे रूप आज भी नहीं भूलता कि बारामदे पे बैठे कुछ लिख रहे हैं, आप गए तो सामने रखा और फिर आपसे बात करने लगे। बिल्कुल। जी, तो वैसा ही कुछ लगता कर्ण है। की आपने बात की, जी कर्ण अद्भुत खंड काव्य है, हाँ और उसकी तुलना रश्मिरथी से की जाती है। जी और कुछ समालोचकों ने तो ये भी कहा कि रश्मिरथी से ये बेहतर खंड काव्य है। उनकी खासियत ये थी कि वेद पुराण और उपनिषदों का उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था, और उन्हीं विषयों को वे अपने प्रबंध काव्य का विषय बनाते थे। लेकिन उनमें वो आज के समय संदर्भ इस ढंग से ढाल देते थे कि वह चरित्र सर्वथा प्रासंगिक हो जाता था। जी, बहुत अच्छी कर्ण चर्चा की आपने। तरह ही
उनका एक और खंड काव्य है कैकेयी। कैकेयी। तो कैकेयी को आम तौर से रामायण में और अन्य राम कथाओं में एक खलनायिका के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन उन्होंने कैकेयी को राष्ट्रमाता के रूप में, जो प्रबंध काव्य उनका है, खंड काव्य है, तो उसमें उन्होंने राष्ट्रीयता से लबरेज एक ऐसी माता जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और वो सच्ची छत्राणी के रूप में सामने आती है। वो कहती है कि वैधव्य मुझे स्वीकार, राष्ट्र की जय हो। बहुत वाकई एक ही समय में लगभग एक ही साथ रश्मि रथी और ये कर्ण लिखा गया था। रश्मि रथी दिनकर जी ने लिखा था और कर्ण लिखा था प्रभात जी ने। अब देखें कि रश्मि रथी की लोकप्रियता उत्तर भारत में होती है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई किताब होती है तो रश्मि रथी, और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है तो कर्ण। अब ऐसे क्या बात होती है कि एक हिंदी में लिखी गई किताब दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो जाती है? जैसे मैंने भी शिवाजी सामंत की चर्चा की, कन्नड़ में भी जब लिखा गया पर्व, भैरप्पा ने लिखा, एस एल भैरप्पा ने, तो उन्होंने भी चर्चा की कि मैंने भी कर्ण को एक बार पढ़ा। तो मतलब इस तरह से देखें तो प्रभात जी न केवल खुद लिख रहे थे बल्कि दूसरे को उन पात्रों पर लिखने के लिए विवश कर रहे थे या प्रेरित कर रहे थे जो इतिहास में उपेक्षित रह गए। जैसे कर्ण और कैकेयी दोनों एक तरह से देखें तो उपेक्षित भी थे और प्रताड़ित भी थे, बल्कि कर्ण को तो सूर्य पुत्र होने की जगह सूत पुत्र की सजा आजीवन भोगनी पड़ी थी और उसने अपने पूरे जीवन को त्याग का, बल्कि कर्ण महाभारत का ऐसा पात्र है जो कभी अपने वचन से विचलित नहीं होता। अगर माता को वचन देता है कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे तो वो 4 भाइयों के हाथ में आने के बाद भी उनका वध नहीं करता है। वह अगर इंद्र को वचन देता है कि ठीक है मैंने तुम्हें ये दान दिया, वो दान देने की उसकी प्रथा थी, तो अपना कवच कुंडल दान करता है लेकिन कभी उनसे कुछ मांगता नहीं। कैकेयी के साथ भी यही था। इसीलिए एक माता का सहज स्वाभाविक रूप था वो, लेकिन कैकेयी को उन्होंने उपेक्षित पात्रा से उठा करके नायिका बना दिया। दोनों को महानायकत्व उन्होंने प्रदान किया। ऐसे ही उनका एक प्रबंध काव्य है तप्तगृह। हाँ, तप्तगृह। उसमें कोणक का चरित्र जो है, जो आज के संदर्भ में देखें कि जो सत्ता के मद में चूर हैं, जो कई तरह के प्रलोभनों से पद और पार्टी में इधर उधर कुछ करते रहते हैं, तो कोणक का चरित्र इस ढंग से उन्होंने रखा कि वैसे लोगों का हश्र क्या होता है। और दूसरी तरफ उसकी जो माँ है, उसका चरित्र उन्होंने इतना विशाल, इतना सहृदय चरित्र रखा कि हर माता उससे अभिभूत हो सकती है। तो प्रभात जी एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने सर्वाधिक प्रबंध काव्य लिखे। उनके 7-8 प्रबंध काव्य हैं, 2-3 खंड काव्य हैं, और मुक्तक और गीत कविता के चतुष्पदियां भी उन्होंने खूब लिखी हैं। लगभग बैठो मेरे पास उनका जो चतुष्पदियों का संग्रह है, या कलेजे के टुकड़े, उनका जो पहला संग्रह कलेजे के टुकड़े, वो वहीं से चर्चा में आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश काल में उन्होंने ज्वाला जैसा काव्य लिखा, और जो जब्त किया एकदम गया था, क्रांतिकारी काव्य था। और उसमें देखिए एक तरफ कि ज्वाला जैसा क्रांतिकारी काव्य उन्होंने लिखा, और फिर वो पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए, और वहाँ भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन काव्य को नहीं छोड़ा। असली अपना धर्म उन्होंने काव्य को रखा, और रोजी रोटी का जरिया जो भी हो, लेकिन काव्य धर्म से कभी वो डिगे नहीं। हाँ, मतलब जैसे आपने भी चर्चा की, अब देखिए कि वो जब लिख रहे थे ये कैकेयी जैसे प्रबंध काव्य या कर्ण जैसे काव्य लिख रहे थे, तो इसके साथ साथ वो बच्चों के लिए लिख रहे थे। मूर्खों की कहानियां, मनोरंजक कहानियां, इस तरह की वो किताबें वो लिख रहे थे। बाल साहित्य उन्होंने विपुल मात्रा में लिखा है, और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि वो आओ पास बैठें, तो इस संग्रह की स्थिति ये थी कि इसे भारत सरकार ने खरीद करके दक्षिण भारत में वितरित करवाया था। इसके ऐसे मुक्तक हैं, इतने जीवंत हैं। देखिए एक मुक्तक इसी का है। तो वो जो वितरण हुआ था उसका निःशुल्क वितरण पूरे दक्षिण भारत में। देखिए मानवीय करुणा किस ढंग से इसमें अभिव्यक्त हुई है
कि आंसू से धुल चुका हृदय जो वह नवनीत नगर है। जी। आंसू पर लुट चुका हृदय जो वह रस का निर्झर है। आंसू ने करुणा को ब्याहा, आंसू ने करुणा को ब्याहा, पावन ताले जिसकी बैठो मेरे पास हृदय वही सुहावन बहुत घर सुंदर, है। इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और उनका पूरा व्यक्तित्व दीप शिखा की तरह जलता रहा। इतना संघर्ष उन्होंने किया शुरू से आखिर तक, और संघर्ष के बावजूद एक हिमवान की तरह, मतलब वो उनके भीतर ज्वालामुखी भी था और ऊपर से वो कोमल भी थे। एकदम बर्फ की तरह। बल्कि कहें उनके भीतर ही वो शीतलता थी, हाँ, भीतर में एक उनकी तरफ संवेदना बहुत ज्यादा ओजस्विता थी। है ओजस्विता और और शीतलता। दूसरी ओर देखिए कि गांधीर्य, शीतलता। तो ऐसा व्यक्तित्व विरल होता है। जी। और एक बार उन्होंने बताया था कि उनकी रचनाशीलता का श्रेय जो है उनकी पत्नी को जाता है। अच्छा, अभी उनके उनकी बेटे भी चर्चा पत्नी कर रहे थे। कमला जी जो थी, तो हर रचना वो उनको सुनाते थे। और उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई, कम उम्र में ही शादी हो गई, और वो राजस्थान से आई थी और वहाँ क्रांति दीदी के रूप में मशहूर थी। तो यहाँ भी क्रांति भाभी उनको कहा करते थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी योग्यता तो बहुत कम है, तुम पढ़ाई करो। और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई शुरू की। हाँ, उच्च शिक्षा ग्रहण की। हिंदी में एमए किया, फिर संस्कृत में एमए किया, और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, साथ साथ भोजपुरी, इन भाषाओं में उन्होंने अपना लेखन शुरू कर दिया। तो पूरा श्रेय एक तरह से उनको जाता है। हाँ, इसीलिए उनके बेटे जिक्र भी कर रहे थे कि वो अपनी कोई भी रचना सबसे पहले अपनी माँ को सुनाते थे। जी जी, अपनी पत्नी को, मतलब जी हाँ, इनके जी हाँ। विजय जी की माँ को सुनाते थे और उनकी अनुमति चाहते थे कि वो कैसा लिखा गया है। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल। तो जैसा मैं अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके जी। भीतर की जो संवेदना थी वो लगातार उजागर होती रहती थी। बिल्कुल। लेकिन क्या कई बार ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि उन रचनाकारों की रचनाएं अब उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे भी हाल में ही मुझे एक बार कर्ण फिर से पढ़ने की इच्छा थी और मैं बाजार में ढूंढने गया, कहीं कर्ण की एक प्रति भी नहीं मिली। मैंने अपने ये ढेर तो सारे मित्रों को भी बहुत फोन बड़ी किया। विडंबना है। तो ये उनके इतनी बड़ी बेटे ने भी विडंबना है कहा। कि जो हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार हाँ, थे, बिल्कुल। और उन्होंने उनका- जहाँ से अपनी किताबें छपवाई थी उस काल में, बिल्कुल। और उनका प्रकाशन ही लगभग नहीं, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उनकी रचनावली प्रकाशित हो, रचनावली प्रकाशित होनी तो चाहिए। कई खंडों में आएगी। जी। क्योंकि उन्होंने गीत काव्य भी, काफी मस्त। गीत काव्य के भी उनके 3 संग्रह हैं, और फुटकर कविताओं के दर्जनों संग्रह हैं। जी। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि उनका अभी तक कायदे से मूल्यांकन हुआ नहीं। हाँ, और मूल्यांकन के लिए और- जो कि चीजें होनी जरूरी जी हैं। जी, तो नहीं, उपेक्षा के भी शिकार रहे वो। हाँ, क्योंकि बाजार में उनकी चीजें उपलब्ध नहीं हैं। बिल्कुल। होता क्या है कि उस काल में लोग अपने जिन प्रकाशकों से अपनी किताबें प्रकाशित करवाते थे, तो वो प्रकाशक अब रहे नहीं, और जी, दूसरे जी। प्रकाशकों ने रुचि नहीं ली उनमें। जी जी, क्योंकि दूसरे प्रकाशकों की रुचि उन किताबों में है जो तत्काल बिक जाए। हाँ, प्रबंध सत्साहित्य काव्य, खंड काव्य अब छापना नहीं चाहते हैं छापना लोग। नहीं चाहते हैं लोग। जबकि वैसे संदर्भ उन्होंने लिए जी। जो रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। अब ऋतंवरा ही जो उनका प्रबंध काव्य है, जी। वो मनु शतरूपा के माध्यम से सृष्टि की ऐसी सुंदर कल्पना उन्होंने की है। और आज का जो संदर्भ लिया है, आदमी की क्या भूमिका होनी चाहिए। जी। एक जगह वो कहते हैं कि मनु ने दीप जलाया जो वह बुझा नहीं जलता है, मर्त्यलोक वह मृत्यु खड़ी है पर मानव चलता है। बहुत सुंदर। मानव को तो चलना ही हाँ, चाहिए। बिल्कुल। ये जी। निरंतरता और एकदम जी। चरैवेति हाँ, का संदेश। इसकी चर्चा में आरंभ में मैंने की भी जी, कि जी। वो निरंतरता में विश्वास करते हाँ, थे और लगातार लेखन में लगे जी रहते जी, थे। अंतिम सांस तक अंतिम सांस तक उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा। जी। और वैसे व्यक्ति का सार्थक मूल्यांकन न हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो उनकी रचनावली प्रकाशित होनी चाहिए। जी। और हाँ, जैसा मुझे उनके पुत्र ने बताया है कि उनकी रचनावली के प्रकाशन के लिए वो लगे हुए हैं, लेकिन प्रकाशकों की बहुत रुचि उसमें दिख नहीं रही जी है। जी, दूसरी बात होती है कि आलोचना में भी कई तरह के अब वाद आ गए हैं, हाँ, जिसकी आप हाँ, चर्चा कर बिल्कुल, रहे थे कि वो- वाद से वो मुक्ति हाँ, चाहते थे, बिल्कुल, वो और आलोचना एक तरह से वाद का शिकार कई बार होती रही है। जी जी, तो जिन आलोचकों को लिखना चाहिए था
वो उनमें रुचि नहीं ले रहे थे क्योंकि उनके लिए वो वाद के उनके पक्षधर नहीं थे। जी तो जी वैसे में कई बार समस्या आती है कि जो हमारा सत साहित्य होता है, जो हमारे श्रेष्ठ साहित्य होते हैं, वो कई बार उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रभात जी भी कहीं ना कहीं इसके शिकार ना हुए। बहुत अधिक, जी। इसीलिए वो बिल्कुल दीप शिखा की तरह जलते रहे, जलते रहे। उसकी परवाह नहीं की उन्होंने, हम्म, और निरंतर उन्होंने अपना लेखन जारी रखा। हम्म, कई रचनाकार इस तरह की उपेक्षा झेल नहीं पाते और लेखन बंद कर देते हैं, हम्म, लेकिन उन्होंने अंत तक अपनी संघर्षशीलता जारी रखी और इतनी उत्कृष्ट रचनाएं की जो मनुष्यता के लिए एक गहरी संवेदना जगाती हैं, और आज भी उनकी प्रासंगिकता कहीं से भी कमतर नहीं दिखती। जी। तो ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। एक बार- छायावाद के 3 कवियों की चर्चा नंद दुलारे वाजपेयी ने की थी। कहा था कि बिहार के 3 रचनाकार छायावाद के शीर्ष स्तंभ हैं। इसमें उन्होंने मोहनलाल महतो योगी, रामधारी सिंह दिनकर और केदारनाथ मिश्र प्रभात, जी। तीनों को कहा था। और निराला ने तो एक संदर्भ में कहा कि बिहार में तो केवल एक कवि हैं, प्रभात। अच्छा। तो लगता है नहीं, उसमें आपने बहुत अच्छी चर्चा की। अब देखिए इन 3 कवियों में से केदारनाथ मिश्र प्रभात और मोहनलाल महतो योगी, ये लगभग अब प्रदेश से ओझल हो चुके हाँ, हैं। हाँ, इनके बिल्कुल। बारे में अब कभी हम चर्चा भी नहीं करते, जी, जी। जबकि दोनों अपने समय के बड़े महाकाव्य बिल्कुल। लिखने वाले थे। जैसे वो योगी जी ने तो आर्यावर्त जैसा महाकाव्य लिखा था, जो एक तो कोर्स में चलता ये था, पहला महाकाव्य था, पहला महाकाव्य था, महाकाव्य और हिंदी जिसकी का। चर्चा हमेशा की जाती थी। बिल्कुल। लेकिन आज वो परिदृश्य से बाहर हो हाँ, गए हैं। बिल्कुल। जिनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी हम बिल्कुल उपेक्षा कर दें, चर्चा न करें, जी। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन केदारनाथ मिश्र प्रभात हिंदी के महाकवि थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो अमर थीं, हैं और रहेंगी, क्योंकि उनकी रचनाओं में जो उपेक्षित पात्र थे वही नायक बनकर आए, और जो नायक होता है वह कभी मरता नहीं। नायक हमेशा जिंदा रहता है, और नायक के साथ साथ उसके रचनाकार भी जीवित रहते हैं। ठीक है, आज वो उपेक्षा के शिकार हैं, ठीक है, आज उनकी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन एक समय आएगा जब उनका मूल्यांकन होगा और वो माने जाएंगे कि वही समय से सिद्ध कवि थे और हैं भी। आप सब ने हमारे साथ इस महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात की इस चर्चा में शामिल हुए। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।